16वीं शताब्दी में जब ह्यूमन एनाटॉमी अपनी शुरुआती अवस्था में थी, तब कुछ जिज्ञासु दर्शक एनाटॉमिकल थिएटर में डेड बॉडी की सार्वजनिक रूप से की गई चीरफाड़ के लिए इकट्ठा हुए। इस घटना के कुछ सालों बाद वैज्ञानिकों ने शरीर के कई आंतरिक हिस्सों जैसे वैसेरा, हड्डियों, मांसपेशियों, नर्वस सिस्टम के ऊपर अपनी रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। ग्रॉस एनाटॉमी ह्यूमन एनाटॉमी का एक ऐसा हिस्सा जहां पर आपके बॉडी की स्ट्रक्चर की मैक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी की जाती है, लेकिन ग्रॉस एनाटॉमी पर बहुत ही कम चर्चा होती है, जबकि इसका सिग्निफिकेंस आपकी सोच से कई गुना ज्यादा है। पॉल न्यूमैन, जो कि डलहौजी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन और एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर में जाने माने प्रोफेसर हैं, उनका कहना यह है कि जितनी भी मानव शरीर से संबंधित नई नई खोजें निकल कर आ रही हैं, वे सभी टिश्यू यानी कि ऊतक और सेल से यानी कि कोशिकाओं के अध्ययन से आ रही हैं। मैं अपनी ओर से आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो वैज्ञानिक आपकी बॉडी के टिश्यू और सेल्स की स्टडी सबसे ज़्यादा करते हैं, तभी वे लोग आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई निष्कर्ष दे पाते हैं। पिछले एक दशक में कुछ ऐसी डिस्कवरीज भी हुई है जिन्होंने पिछली धारणाओं को गलत सिद्ध कर दिया है, और ह्यूमन एनाटॉमी जैसा सब्जेक्ट जिसके बारे में आप और हम लोग बहुत ही कम जानते हैं, कुछ नई शॉकिंग बातें निकल कर आई हैं। लेकिन इन बातों को जानने से पहले मैं हूं मोहन, और अगर आपने मेरा चैनल फैक्ट एंड हिस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। तो अभी सब्सक्राइब करो और नॉलेज से भरा चैनल आपके हाथ में होगा। बैक टू टॉपिक। हमारा सबसे पहला टॉपिक है द ब्रेन्स ड्रेन। तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पता तो ये लो कुछ ज्ञान। तो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ फ्लूइड, जिसे हिंदी में लसिका रस के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भी थोड़ी मोड़ी भी साइंस से पढ़ी है वे जानते होंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम में ही लिम्फ फ्लूइड का प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो हाँ, मैं बात कर रहा था ब्रेन्स ड्रेन सिस्टम के बारे में। तो इसमें लिम्फेटिक सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल है। लिम्फेटिक सिस्टम टिश्यू और ऑर्गन से वेस्ट को बाहर निकालता है। पहले ऐसा माना जाता था कि लिम्फेटिक सिस्टम और हमारे ब्रेन का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। मेनिंजेस में जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, तो मेनिंजेस हिंदी में जिसे मस्तिष्कावरण झिल्लियां कहते हैं, मेम्ब्रेस की 3 लेयर हैं जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। जिस प्रकार से हमारी तीनों सेनाएं काम करती है उसी प्रकार से। तो हाँ, मेनिंजेस के लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर 18वीं शताब्दी में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, मगर वैज्ञानिक इस रिपोर्ट से इतना सहमत नहीं थे। लेकिन रुको भाई, 2015 की लिम्फेटिक वेसल की रिपोर्ट और 2012 में एक लिम्फेटिक वेसल की रिपोर्ट ने 18th सेंचुरी की रिपोर्ट को चिंगारी से आग बनाने का काम किया। अब जहां लिम्फेटिक सिस्टम बता ही दिया है तो लिम्फेटिक सिस्टम भी बता ही देता हूं। तो लिम्फेटिक सिस्टम को मैक्रोस्कोपिक क्लीयरेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह सिस्टम हमारे ब्रेन से टॉक्सिन्स को लगातार फिल्टर करते रहता है। 2012 और 2015 की रिपोर्ट के बाद 2017 की न्यूरोइमेजिंग पर हुई रिपोर्ट ने मेनिंजेस में लिम्फेटिक वेसल की प्रेजेंस को 100% सही प्रूव कर दिया है। तो हमारा सेकंड टॉपिक है फ्लूइड फील्ड स्पेसेस। कोशिकाओं के बीच का स्थान कोलिजन लाइन या फिर कहें फ्लूइड फील्ड नेटवर्क होता है, जिसे 2018 में शोधकर्ताओं ने इंटरस्टिडियम नाम दिया। अब कोलिजन और इंटरस्टिडियम के बारे में भी ज्ञान दे ही देता हूँ। तो कोलिजन एक प्रोटीन है। शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन का 1/3 हिस्सा कोलिजन होता है, जो हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा और बाल के लिए जरूरी है। तो ह्यूमन बॉडी में अंगों, कोशिका समूहों और टिश्यू के बीच मौजूद फ्लूइड यानी कि द्रव पदार्थों का नेटवर्क इंटरस्टिडियम है। इंटरस्टिडियम का ज्यादातर हिस्सा त्वचा की ऊपरी परत के ठीक नीचे होता है। तो बैक टू टॉपिक। तो वैज्ञानिकों ने जब कोशिकाओं के बीच के स्थान की खोज की, तब उन्होंने यह बात साफ साफ कह दी थी कि यह खोज रोगियों के पित्त नलिकाओं, मूत्राशय, डाइजेस्टिव सिस्टम और त्वचा के ऊतक की बारीकी परीक्षण से निकला है। इस खोज से यह समझने में आसानी होगी कि ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर फैलता कैसे है। इंटरस्टिडियम को वैज्ञानिकों ने एक नए अंग के रूप में देखा, लेकिन कई इससे सहमत नहीं भी हुए। थर्ड टॉपिक, मेसेंट्री एंड ऑर्गन। तो गुरु लोगों, कुछ समय पहले तक वैज्ञानिकों के बीच एक बात जो प्रचलित थी वह यह थी कि मेसेंट्री के कई टुकड़े होते हैं। बता दूं कि मेसेंट्री ऊतक की बड़ी पंखे जैसी चादर होती है जो हमारी आंतों को जगह में रखती है। मेसेंट्री मेसोडर्म कोशिकाओं से बनी होती है, विच इज बिटवीन द 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। 2016 में सर्जरी के दौर से गुजर रहे शवों और रोगियों की मेसेंट्री की जांच करने के बाद रिसर्चर्स की एक टीम ने यह निष्कर्ष निकाला कि मेसेंट्री एक्चुअल में एक सिंगल यूनिट है। मेसेंट्री की शुरुआती रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स ने यह पाया कि मेसेंट्री एक कंटिन्यूअस ऑर्गन है। इससे पहले मेसेंट्री को बॉडी के मल्टीपल सेपरेट पार्ट के छोटे छोटे टुकड़ों से बना अंग माना जाता था। लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने मेसेंट्री ऑर्गन की खोज से 500 साल पहले ही इस ऑर्गन का चित्र बनाया था। आपको लियोनार्डो दा विंची के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे ही देता हूँ। इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची को ज्यादातर लोग उनकी पेंटिंग्स के लिए पहचानते हैं, जबकि वह एक महान आविष्कारक भी थे। उन्होंने आर्किटेक्चर, जीव विज्ञान और शरीर की रचना के विज्ञान के पर भी खूब जानकारी जमा की थी। चित्रकार लियोनार्डो दा विंची को कुछ लोग उनकी पेंटिंग मोनालिसा की वजह से जानते हैं, वही कुछ लोग टॉम हैंक्स की मूवी दा विंची कोड के कारण पहचानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 15 अप्रैल 1452
1752 को इटली के विंची में जन्मे लियोनार्डो एक चित्रकार होने के साथ साथ कई आविष्कारों का शुरुआती खाका खींचने वाले महान आविष्कारक भी थे। कभी स्कूल नहीं गए लियोनार्डो दा विंची ने आर्किटेक्चर, जीव विज्ञान और शरीर की रचना के विज्ञान पर भी खूब जानकारी जमा की थी। लियोनार्डो ने अस्पतालों में मौजूद शवों के जरिए शरीर की संरचना का अध्ययन किया और उनके 240 चित्र बनाए। उनके 240 चित्रों और 13,000 शब्दों में लिखे मानव शरीर की संरचना पर आधारित दस्तावेजों के जरिए मानव शरीर के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है। हाँ तो यार, मैं बात कर रहा था मेसेंट्री की, तो 2016 में वैज्ञानिकों ने इसकी कंटिन्यूटी को देखकर वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि इसे भी एक मानव शरीर का अंग होना चाहिए, लेकिन कुछ दूसरे विशेषज्ञों ने इस पर अपनी आपत्ति जताई। इसी को देखकर पॉल न्यूमैन कहते हैं कि देयर सीम्स टू हैव बीन ए मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द टर्म्स ऑर्गन मीन्स। हमारा फोर्थ टॉपिक है ब्लड वेसल नेटवर्क इन बोन। बहुत महीन रक्त वाहिकाओं यानी कि ब्लड वेसल का एक नेटवर्क जो बोन मैरो को सीधे पेरियस्टम ब्लड सप्लाई से जोड़ता है, जिसे पहले अनदेखा किया गया था। जनवरी 2019 में एक युवा शोधकर्ता डॉक्टर अनिका ग्रूनेबूम द्वारा खोजा गया था। हालांकि हड्डियां बहुत कठोर अंग है, उनके अंदर ब्लड वेसल का एक घना नेटवर्क भी होता है जहां बोन मैरो भी लोकेट होता है और साथ ही बाहर भी जो पेरियोस्टम से ढका होता है। यही कारण है कि हड्डी के फ्रैक्चर अक्सर ब्लीडिंग का कारण भी बनते हैं, क्योंकि हर बॉडी पार्ट की तरह हड्डियों को भी तो किसी भी तरह के बॉडी मूवमेंट और फंक्शन के लिए क्लोज्ड ब्लड स्ट्रीम की नीड होती है। रिसर्चर्स की एक टीम ने चूहों की हड्डियों में हजारों अननोन ब्लड वेसल को पाया, जो कि कॉम्पैक्ट बोन, सो कॉल्ड कॉर्टिकल बोन की एंटायर लेंथ में फैली हुई थी। रिसर्चर्स ने इस कारण से उन्हें ट्रांसकॉर्टिकल वेसल से TCVS नाम दिया है। रिसर्चर्स ने यह भी पाया है कि नए खोजे गए वेसल सिस्टम का यूज बोन मैरो और इम्यून सेल द्वारा ब्लड सर्कुलेशन के लिए किया जाता है। डॉक्टर अनिका ग्रूनेबूम यह भी एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लड वेसल का यह नेटवर्क अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम के जैसा है, जो कि बड़ी संख्या में यात्रियों को सफलतापूर्वक परिवहन करने में सक्षम है। भविष्य में नॉर्मल बोन रिमॉडलिंग के लिए ट्रांसकॉर्टिकल वेसल्स की भूमिका और हड्डियों में मेटास्टेसिस करने वाले ऑस्टियोपोरोसिस या ट्यूमर जैसी स्थितियों की जांच करने के लिए अध्ययन की योजना बनाई गई है। शोध बल ने विभिन्न तरीकों का उपयोग करके मानव हड्डियों को भी देखा। सर्जरी से गुजरने वाली मरीजों से तस्वीर लेना, स्वस्थ पैर का MRI स्कैन करना और माइक्रोस्कोप के तहत निकाले गए सैंपल्स की जांच करना और एक समान और कम मात्रा में उपलब्ध कैपिलरी सिस्टम का खुलासा किया। हमारा फिफ्थ और लास्ट टॉपिक है रेप्टाइल लाइक मसल्स इन फीटस। शोधकर्ताओं ने बताया कि आमतौर पर रेप्टाइल्स और अदर एनिमल्स में जिन मांसपेशियों को देखा गया है, वही मांसपेशियां मानव भ्रूण के अंगों में मौजूद थे। मेडिकल स्कैन से यह भी पता चला कि गर्भ में पल रहे शिशुओं के हाथों में छिपकली जैसी एक्स्ट्रा मसल होती है, जो पैदा होने से पहले ही विलुप्त हो जाती है। रिसर्चर्स इन छिपकली जैसी मांसपेशियों को 250 मिलियन ईयर्स पुराने मानते हैं। इससे पहले शायद ही कभी कुछ बच्चों और वयस्कों में कुछ अतिरिक्त उंगली और हाथ की मांसपेशियां पाई गई हो, लेकिन जब उन्होंने 7 से 13 सप्ताह के गर्भ में भ्रूण को 3D स्कैन करके देखा तो बायोलॉजिस्ट ने कभी भी डोर्सोमेटाकार्पलस को नहीं देखा था। जहां इतना कुछ जान ही लिया है तो थोड़ा बहुत डोर्सोमेटाकार्पलस के बारे में भी जान ही लेते हैं। डोर्सोमेटाकार्पलस का दूसरा नाम डोर्सल मेटाकार्पल भी है। तो डोर्सल मेटाकार्पल वेन से 3 नसें होती है जो हाथ के पिछले हिस्से में लोकेट होती है। ये नसें डोर्सल डिजिटल वेन से बनी होती है। डोर्सल डिजिटल वेन्स उंगलियों के किनारों से गुजरती है और ऑब्लिक कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस के जरिए एक दूसरे से जुड़ी होती है। डोर्सल मेटाकार्पल वेन्स मेटाकार्पल्स के मध्य के विपरीत डोर्सल वेनस नेटवर्क में एंडो होती है। इस नेटवर्क का रेडियल पार्ट डोर्सल डिजिटल वेन द्वारा इंडेक्स फिंगर के रेडियल साइड से जुड़ा होता है और साथ ही साथ अंगूठे के डोर्सल डिजिटल वेन से भी जुड़ा होता है। इस नेटवर्क का उल्नार पार्ट लिटिल फिंगर की उल्नार साइड से डोर्सल डिजिटल वेन को रिसीव करता है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लंबी बन गई है वैसे। तो कुछ लोगों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करके लाइक शेयर और कमेंट भी कर दो। तो आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट बुरा लगा जरूर बताना। तो नई यूनिक वीडियो का वेट करना, जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।